हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सुबह के बज रहे हैं करीब 4:10 हो गया है। मेरी क्लास है सुबह 9 बजे मेरे अपने कॉलेज में। खैर जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जल्दी तो नहीं हो पाएगा बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और बाकी वन शॉट्स में आपको पता ही है, मैं अनअकैडमी पे ले ही रहा हूँ, फ्री में ले ही रहा हूँ, वहीं पे भी ऑनलाइन लाइव ले लेता हूँ। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वन शॉट समझे नहीं जा सकते। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं दोस्त यार कि अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, सिर्फ वन शॉट देख के ऐसा नहीं होगा काम समाप्त हो जाए, वरना तो कोई चैप्टर पढ़े ही ना, सारे वन शॉट ही देख ले। तो वो चैप्टर्स में लाइव लेता हूँ ताकि आपके डाउट्स और भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है और मैंने से आपको बताया 25 अगस्त से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके होंगे आपके फिजिक्स के। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी दिमाग लगाया, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फ्रेम किए हैं, इधर उधर से चेक किया है, तो बहुत हेल्प होगी। फ्री में हेल्प मिल रही है भैया, है ना। आपका एफर्ट बच रहा है, बस आपको क्लास में आना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, माहौल भी मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। आई होप थोड़े से थर्मोडायनेमिक्स आती भी होगी, थोड़ी ना थोड़ी तो पढ़ी होगी, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी पढ़ी होगी, समझने की कोशिश जरूर की होगी। तो वन शॉट में बहुत भी ज़्यादा बेसिक्स नहीं जाएंगे बट स्टिल पहला बेसिक पॉइंट समझते हैं, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग। देखो, सिस्टम इज एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। क्या बोला सर आपने? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जिसको आप ऑब्जर्व करते हो वो सिस्टम बन जाता है। सराउंडिंग क्या होती है? जो बचा हुआ है वो सराउंडिंग है। जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो एक सिस्टम बन गया, और जिसके जो आपने ऑब्जर्व किया वो सिस्टम, और उसके अलावा यूनिवर्स की हर एक चीज सराउंडिंग बन गई। तो मान लीजिए मैंने इस ब्लू पोर्शन को ऑब्जर्व किया, मैंने इस ब्लू पोर्शन को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये मेरा सिस्टम बन गया, ये मेरा सिस्टम बन गया, और उसकी बाहर वाली हर एक चीज सराउंडिंग बन गई, उसके बाहर वाली हर एक चीज सराउंडिंग बन गई। सर सिस्टम बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम बाउंड्री एक इमेजिनरी लाइन है यार। इट्स अ इमेजिनरी लाइन जो डिवाइड कर रही है, मतलब ये रियल कोई लाइन नहीं बनी हुई है। एक हम डिस्टिंक्शन के बना देते हैं, भैया सिस्टम इतना, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम बना रहा हूं मैं कैसे दिखाऊंगा आपको? मैं एक लाइन बनाऊंगा ना कि भाई इतना मेरा सिस्टम आना है, मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा कि भैया ये मेरा सिस्टम आना है। तो ये जो आप एक लाइन बना देते हो ताकि आप डिस्टिंक्शन क्रिएट कर पाओ कि भैया ये इधर, इसके बाद सराउंडिंग, इसके अंदर सिस्टम। तो वो डिस्टिंक्शन वाली लाइन होती है बेसिकली सिस्टम बाउंड्री। इट इज अ इमेजिनरी लाइन जो हम अपने अपने आप को समझने के लिए मुझे तुम्हारा अटेंशन गेस करना है तो मैं ऐसे बॉक्स बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ। ये अगर सराउंडिंग को हाईलाइट करना तो मैं बॉक्स बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, ताकि आपका ध्यान रहे सराउंडिंग पे। तो वैसी चीज है कि सिस्टम पे ध्यान रखने के लिए हम ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ऐसी लाइन बना देते हैं ताकि हम बता सके ये यहाँ पे मेरा फोकस है, इसके अंदर वाला फोकस है। ठीक है, तो सिस्टम बाउंड्री एक इमेजिनरी लाइन होती है, कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, बस सिग्निफिकेंस ये है, इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स सराउंडिंग एंड सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम क्या होता है? जिस पे आप ध्यान देते हो, जिस पे आप फोकस करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइसक्रीम को देखो, जैसे इस आइसक्रीम को देखो जल्दी से। तो मान लो मैं इतनी आइसक्रीम को देख रहा हूँ, टेस्टी लग रही है यार, तो सुबह 4 बजे भूख भी लगती है। ठीक है, मान लो मैं इस आइसक्रीम को देख रहा हूँ, कौन को नहीं देख रहा, सिर्फ आइसक्रीम को देख रहा हूँ। तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा? मेरा सिस्टम बन जाएगा। दिस विल बी माई सिस्टम। और बाकी सब क्या है? सराउंडिंग। बाकी सब क्या है? सराउंडिंग। ठीक है सर, सिस्टम बाउंड्री क्या होगा? सिस्टम बाउंड्री यही रेड लाइन सिस्टम बाउंड्री जो मैंने आपको बना रखी है ना, ये रेड लाइन मैंने बना रखी है, वो क्या होगी? सिस्टम बाउंड्री होगी। तो ये हो गया आपका सिस्टम। आइसक्रीम जो अंडरलाइनिंग पोर्शन है, अंडरलाइन के अंदर ये पूरा रीजन सिस्टम हो गया, उसके बाहर वाली चीज सराउंडिंग हो गई। अब थोड़ा सा फिजिक्स में बात करते हैं। मान लो मैं इस गैस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप जिसको ऑब्जर्व करते हो वो सिस्टम बन जाता है। एज सिंपल एज दैट। आपने इतने इस हिस्से को ऑब्जर्व किया, आपने इतने ऑब्जर्व करने का मतलब हम इस पर अपनी नजरें गड़ा के बैठे हैं, आप इसके चेंजेस को देख रहे हैं, हम इतने पोर्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये चीज क्या बन गई? सिस्टम बन गई। ये चीज क्या बन गई? सिस्टम बन गई। सराउंडिंग क्या है? इसके बाहर वाली चीज, वो सराउंडिंग है। पहला बेसिक क्लियर हुआ? पहला बेसिक क्लियर हुआ। सेकंड बेसिक्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम तीन टाइप के होते हैं दोस्त। सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या क्या डेफिनेशन? ठीक है, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें से हीट और मैटर दोनों अंदर बाहर जा सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मैटर दोनों अंदर बाहर जा सकते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिर्फ हीट अंदर बाहर जा सकती है, मैटर फिक्स्ड है। और आइसोलेटेड सिस्टम में
ना ही हीट और ना ही मैटर अंदर बाहर जा सकता है। इसको समझाने के लिए समझाता हूँ। जैसे ये एक बीकर, ये वो है, ये टेस्ट ट्यूब, आपकी टेस्ट ट्यूब है जो ऊपर से खुली हुई है, एक टेस्ट ट्यूब जो ऊपर से खुली हुई है। तो आप देख सकते हो कि इसमें से कोई भी गैसेस होंगी वो निकल जाएंगी, राइट। कोई भी गैसेस होगी ऊपर निकल जाएगी, एस्केप कर जाएंगी। तो देखो देखो मैटर का लॉस नहीं हो गया, मैटर का लॉस नहीं हो गया। ये भी हो सकता है कि बाहर की कोई चीज अंदर आ गई, तो सोचो मैटर का गेन हो गया। तो आप देख पा रहे हो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। आप देख पा रहे हो, अगर मैं सिर्फ इतने इस बीकर कह रहा हूं, इस टेस्ट ट्यूब को देखूं, इस टेस्ट ट्यूब को अपना सिस्टम मानूं, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी सामान आ सकता है, कुछ सामान और गैसेस या मैटर बाहर भी जा सकता है। सिमिलरली हीट बाहर से अंदर भी आ सकती है, अंदर से बाहर भी जा सकती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम के ऊपर कॉर्क लगा दी गई है, ऊपर कॉर्क लगा दी गई है। तो क्या होगा, आप कोई मटेरियल ना बाहर से अंदर जा पाएगा, ना ही अंदर से बाहर जा पाएगा। तो तुम देखो मैटर का कोई एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, मैटर को एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बट हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। क्योंकि भैया बीकर की सरफेस गर्म हो सकती है ना, बीकर की सरफेस गर्म हो सकती है। इसको तुम फ्रिज में डाल दो, तो ये पानी, मान लो ये वाटर होता, लेट से ये वाटर है, इमेजिन कर लो वाटर है, तो उसको आप फ्रिज में डाल दोगे तो जम नहीं जाएगा, ये पानी जम नहीं जाएगा। क्यों जम जाएगा? क्योंकि हीट बाहर निकल जाएगी, है कि नहीं। अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को फ्रिज के अंदर डाल दूं, इस टेस्ट ट्यूब को फ्रीजर के अंदर डाल दूं, तो ये पानी, अगर ये पानी होता तो जम जाता, पानी होता ही जम जाता, तो हीट निकल रही है। अब ये आइसोलेटेड क्या है, इसको इंसुलेट कर दिया गया। देखो इसके अराउंड एक ऐसी वॉल बना दी गई है जिससे कोई हीट लॉस भी ना हो, तो तुम देखो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें ना ही हीट और ना ही मैटर ट्रांसफर हो रहा है। चाय से समझते हैं इसको, खुली हुई चाय, अगर आपकी चाय खुली हुई है तो तुम देखो कोई मक्खी अंदर आ सकती है, और ये तुम देखो ये आराम से मैटर निकल रहा है। ये वाटर वेपर भी तो मैटर ही होता है, वाटर वेपर में तो H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखो मैटर एस्केप कर जा रहा है, और तुम जानते हो कुछ टाइम बाद चाय ठंडी हो ही जाती है, मतलब हीट का लॉस हो जाता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, आपने ढक्कन लगा दिया तो कोई भी मैटर अंदर नहीं घुसेगा और अंदर का मैटर बाहर नहीं आएगा, तो क्लोज सिस्टम। बट स्टिल चाय ठंडी तो हो जाती है, चाय ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई हीट का ट्रांसफर हो जाता रहता है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। आप इसको माइक्रोवेव में डाल के गर्म भी कर सकते हो, तो हीट अंदर आ जाएगी, और अगर खुले में रख दोगे तो वॉल से हीट निकल जाएगी। थर्मस में क्या होता है, थर्मस एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें से कोई भी हीट बाहर नहीं जाती है, अंदर हीट का कोई ट्रांसफर नहीं है, हीट अंदर बाहर नहीं जाती, और आपका मैटर भी अंदर बाहर नहीं जाता, ठीक है। कुछ लोग को डाउट होता है इसमें कि सर आप कह रहे हो कि जैसे थर्मस का एग्जांपल ले, सर हमने देखा है, चलो ठीक है, थर्मस में चीजें गर्म रहती हैं या ठंडी रहती हैं, बट एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद तो यार एक गर्म चाय भी ठंडी हो ही जाती है। थर्मस में भी एक चाय 1 दिन या 2 दिन बाद ठंडी हो ही जाती है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम कैसे हुआ सर, है ना? हीट का देखो ट्रांसफर तो हो गया। तो दोस्त ये ऑलमोस्ट आइसोलेटेड सिस्टम है, 100% आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक एग्जांपल होता है जो 100% आइसोलेटेड सिस्टम, एक्चुअली में रियल लाइफ में एग्जांपल ऑलमोस्ट 100% कहना, कोई सिस्टम 100% आइसोलेटेड हो कि थोड़ा सा भी हीट, थोड़ा सा ही मैटर ना निकले, ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक चीज ऐसी है जो 100% आइसोलेटेड है, वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स एक 100% आइसोलेटेड सिस्टम है। हमारी यूनिवर्स की जो एनर्जी है और हमारे यूनिवर्स में जो हीट है वो कांस्टेंट है। हमारे यूनिवर्स से कभी भी हीट निकलती नहीं है, और हमारे यूनिवर्स में कभी हीट कोई आती नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स हमारा एक 100% आइसोलेटेड सिस्टम होता है। लेकिन हाँ, थर्मस भी एक है, थर्मस में ऑलमोस्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब जल्दी से बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, आई से इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव से इंडिपेंडेंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो इंटेंसिव का उल्टा हो गया, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो डिपेंडेंट है। बट सर किसके इंडिपेंडेंट? सुनिएगा मेरी बात। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है शेप एंड साइज से। मतलब जो साइज है किसी पार्टिकल का, क्या साइज, क्या शेप, क्या साइज है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, जैसे हार्डनेस,
लस्टर, अगर डायमंड इतना बड़ा लो या डायमंड छोटा सा लो, उसके लस्टर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे हार्डनेस की बात करें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, जरा 1 मिनट 1 मिनट। जैसे इसको देखो, जैसे इसको देखो, ठीक है, और भी ले सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं। कल को मैंने इसको ऐसे ढक्कन खोल दिया, मैंने ढक्कन खोल दिया इसका, मैंने ढक्कन खोल दिया, तो देखो इसका शेप, इसका शेप और साइज डिफरेंट है, इसका शेप और साइज डिफरेंट है। तो क्या कलर में चेंज आ गया? क्या कलर में चेंज आ गया? क्या इसकी और इसकी हार्डनेस में चेंज आ गया? नहीं आया, सेम मटेरियल है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, दीज बोथ आर सेम मटेरियल, कॉपर कॉपर, दोनों की डेंसिटी बराबर है, शेप साइज से फर्क नहीं पड़ा, इंटेंसिव क्वांटिटी, दोनों की हार्डनेस बराबर है, दोनों की हार्डनेस बराबर है, दोनों की हार्डनेस बराबर है। क्या है? इंटेंसिव, इंटेंसिव क्वांटिटी, ठीक है, इंटेंसिव क्वांटिटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे मास, साइज। देखो, अगर मैंने इसको इस बॉटल में से ये पोर्शन हटा दिया, देखो इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो गई, राइट? लेंथ थोड़ी सी कम हो गई, इसकी लेंथ कम हो गई, इसका मास थोड़ा सा कम हो गया, इसका मास थोड़ा सा कम हो गया, वेट थोड़ा सा कम हो गया, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो साइज और शेप चेंज करने से चेंज हो जाए, जो प्रॉपर्टी साइज और शेप पे डिपेंड करे, वो एक्सटेंसिव, और जो साइज एंड शेप पे डिपेंड ना करे, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे पहचाने कोई भी चीज इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। बहुत सिंपल है। मान लो मैं कहूं मेल्टिंग पॉइंट, मुझे आप बताओ मेल्टिंग पॉइंट इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव, कैसे पहचानोगे? आप एक ऑब्जेक्ट मान लो, आप सुनते चले जाना, सुनते चले जाना क्या बोल रहा हूं। आप एक ऑब्जेक्ट मानो, जैसे आइस, आप एक ऑब्जेक्ट मानो आइस, ठीक है, ऑब्जेक्ट मानो आइस, आप उसको तोड़ दो, आप उसको तोड़ दो। तो आप सोचो, अगर ये आइस को मैं दो हिस्से में बांट दूं, तो क्या एक बड़ी आइस और छोटी आइस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है? नहीं होता। फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर आप इमेजिन करो एक मटेरियल, और एक उसको जो क्वेश्चन पूछा है, जो भी प्रॉपर्टी पूछी है, आप अपने मन में क्या करिए, एक मैटर डिसाइड करिए, एक रेक्टेंगल या फिर एक बॉक्स, कुछ भी, एक मैटर डिसाइड करिए कि भैया ये मैटर है मेरा। लेट से मैंने आइस एज्यूम कर लिया, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही तो मैंने आइस एज्यूम कर लिया। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर आइस को तुम तोड़ भी देते हो, अगर आइस को आपने कट भी कर दिया दो हाफ्स में, आइस को कट भी कर दिया दो हाफ्स में, भैया इसकी मेल्टिंग पॉइंट और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी सेम ही रहती है, चाहे बड़ी आइस का टुकड़ा लो या छोटी आइस का टुकड़ा लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं इस चीज का, जैसे इस वेसल को देखो, अगर मैं बोलूं कलर, कलर एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? कलर क्या है? इंटेंसिव है। कलर क्या है? इंटेंसिव है। आपने क्या किया, मटेरियल को तोड़ दिया, आपने मटेरियल को तोड़ भी दिया, तो क्या इसका कलर चेंज हो गया? कैसे कलर चेंज हो गया? नहीं, कलर नहीं चेंज हुआ। बट डू यू थिंक कि भाई इसका मास कम हो गया है? पहले वेसल इतना था, वेसल को हमने कट कर दिया, अब वेसल इस हिस्से का वेसल, अब आपने जैसे कट किया, आपने एक वेसल को कट कर दिया, तोड़ दिया, अब एक इंडिविजुअल पीस का, इस पीस का मास कम हो गया, इस पीस का मास क्या हो गया? कम हो गया, इस पीस का मास कम हो गया। क्लियर? ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अभी और डिस्कस इस पे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब तुम्हें कहूं इसकी डेंसिटी, डेंसिटी तो भैया वही है, डेंसिटी क्या? इंटेंसिव डेंसिटी, इस इतने हिस्से की डेंसिटी भी वही है, इतने हिस्से की डेंसिटी भी वही है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? What is a process? A process is any activity which follows a certain rule or a equation. इसको क्या, देखो सुनना मेरी बात, प्रोसेस क्या है? ये फंडामेंटल लाइन से बहुत परेशान करती है। देखो प्रोसेस क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो एक सर्टेन इक्वेशन या फिर रूल को फॉलो कर दे, उसे कहते हैं प्रोसेस। सर इसका मतलब, फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? आपको एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको ये रूल फॉलो करना है, आपको प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, ये रूल फॉलो करना है, तो दिस इज अ प्रोसेस। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लो, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो,
जो एक पर्टिकुलर रूल पे वैलिड है, आप जिसमें एक पर्टिकुलर रूल हो रहा है, एक पर्टिकुलर रूल से गवर्नड है वो एक्टिविटी, तो एक प्रोसेस है। कहते हैं ना कि भाई प्रेयर करने का क्या प्रोसेस है, नमाज पढ़ने का क्या प्रोसेस है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नमाज पढ़ना, प्रेयर पढ़ने में भी एक्चुअली एक रूल है, एक रूल एक फॉलो करना पड़ता है। आप कैसे भी नहीं पढ़ सकते, आप कैसे भी कहीं पूजा या फिर कहीं भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, है ना, एक रूल है। तो वही चीज हो गई। तो भैया पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है? प्रोसेस है। क्यों? आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें पीवी को आप कांस्टेंट मान रहे हो, पीवी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोसेस है। आप आप प्रोसेस क्यों? आप एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टी स्क्वायर, ये पूरा कंबाइंड टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? प्रोसेस ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रोसेस चार टाइप्स के होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी से क्वेश्चन आ जाता है, इसी से उठ के क्वेश्चन आ जाता है, यहीं पे थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसा ऐसा प्रोसेस जिसमें आप वॉल्यूम को कांस्टेंट मान रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट मान रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, जिसमें कोई हीट का एक्सचेंज, मतलब हीट इज कांस्टेंट, जो हीट है वो कांस्टेंट है, हीट ना ही बढ़ रही है, हीट ना ही घट रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। सर ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद करो अभी, इसको अभी याद करो, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, लेक्चर आगे जाएगा नहीं। इसको याद करो, अभी याद करो, अभी याद करो, लेक्चर आगे नहीं जाएगा वरना। हो सकता है लेक्चर को क्वेश्चन इसी से आ जाए, हो सकता है आगे जाने की जरूरत ही ना पड़े, इसी से क्वेश्चन आके खत्म हो जाए तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स। इतना ही पढ़ के क्या पता आपका थर्मोडायनेमिक्स सवाल ही हो जाए, आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो प्लीज याद कर लो, यहां तक याद है तो आगे बढ़ू, वरना आगे बढ़ूंगा ही नहीं। याद करो, अभी याद करो, अभी याद करो, अभी याद करो, याद करो। ऑल राइट, याद हो गया, ठीक है। पूछूंगा मैं। लो भाई 2019 में आया, ले भाई 2019 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब ठीक है, ये मैं स्क्रिप्टेड नहीं था, मैंने ऐसे बोला था, और देखो 2019 में ही आ गया। करो भैया इसका आंसर एडियाबैटिक। एक्चुअली अच्छा, एक चीज और होती है यार भाई, देखो अब आपको पता है टाइम कितना हो रहा है, आई गेस 4:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे थोड़ा सा कंसंट्रेशन यार वीक हो जाता है इंसान का। तो कई बार ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ी गलती हो जाती है, मतलब गलत 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 जगह टिक पड़ जाता है, बोल कुछ रहा होता हूँ, टिक गलत पड़ जाता है। वेरी वेरी फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कर दिया करो, कमेंट सेक्शन कर दिया करो कि भैया सर आपने ये गलती कर दी, बाकी लोगों को हेल्प मिल जाती है, ठीक है। इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। कई कई गलतियां हो जाती है, आप देख सकते हो 4:30 बज रहे हैं, तो वो चीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी चीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? कैसे डिसाइड करेंगे दोस्त, कैसे डिसाइड करेंगे? ओके, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ओके, 3 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जल्दी से डिसाइड करते हैं। देखो भाई, देखो भाई, ध्यान से, ध्यान समझना कैसे करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इंटेंसिव, मतलब जो इंडिपेंडेंट हो, एलिमिनेशन से करेंगे हम इसको। हम याद कर नहीं सकते ज्यादा, हम बहुत ज्यादा याद कर नहीं सकते हैं, हम बहुत ज्यादा याद कर नहीं सकते इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम एलिमिनेशन से करेंगे। मास, भैया मास, ये लो भैया, मैंने पार्टिकल को, अगर आप इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, इस बॉटल को ब्रेक कर दूंगा, डोंट यू थिंक मास कम हो जाएगा? तो मास तो हो ही नहीं सकता, मास तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, इंटेंसिव ये है नहीं। वॉल्यूम, वॉल्यूम भैया अगर आपने इसको कट कर दिया, एक मटेरियल है, एक मटेरियल को आप ऐसे कट कर दोगे, डोंट यू थिंक इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा? डोंट यू थिंक इसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा? कम हो जाएगा भैया। इंडिपेंडेंट ये भी चेंज हो गई, ये भी साइज चेंज करने से, अगर आपने इसका वॉल्यूम कम कर दिया, आपने इसका साइज चेंज कर दिया, आपने इसका साइज, इसको काट दिया, बेसिकली इसको काट दिया आपने, राइट, इसको आपने काट दिया, बीच में कट कर दिया, तो अब इसका वॉल्यूम कम हो गया इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं विस्कोसिटी, इसकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है।
डेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मेरी जान, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया। जैसे अभी बात करी, ये इसकी दोनों की डेंसिटी सेम है, ठीक है। आप एक कॉपर ये ले लो या 1 किलो कॉपर ले लो, 10 किलो कॉपर ले लो, दोनों की डेंसिटी सेम है। अब बात कर लेते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे सॉस, देखिए सॉस, अरे यार एक फोटो लेके आनी थी, फोटो लेके आता हूं। देखिए विस्कोसिटी समझते हैं, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर आप देखो ये सॉस, देखो सॉस को देखो। अब ये सॉस अगर बाउल में है, सॉस बाउल में थी, ठीक है। अगर हमने चम्मच से सॉस उठा ली, डू यू थिंक ये सॉस और इस सॉस दे आर सेम, राइट? क्या इस सॉस का गाढ़ापन और इस सॉस का गाढ़ापन डिफरेंट है? नहीं। तो तुम देख सकते हो ये इक्वल, ये चम्मच में जो आपकी चम्मच में जो सॉस है और आपका जो बाउल में जो सॉस है, वो सॉस सेम है, उनके गाढ़ापन सेम है, विस्कोसिटी सेम है, राइट? विस्कोसिटी सेम है। तो विस्कोसिटी देखो एक इंडिपेंडेंट है, वो शेप एंड साइज से डिपेंड नहीं करता। आपने इतनी सी सॉस ली है, कितनी ज्यादा सॉस ली है, फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। देखो यार, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, प्लीज इसको लिख लेना, एक लाइन लिख लो, अभी समझ में नहीं आएगा। ऑल स्टेट फंक्शंस आर एक्सटेंसिव। हमारे कोर्स में जितने स्टेट फंक्शंस हैं, ऑल स्टेट फंक्शन, हमारे कोर्स में जितने स्टेट फंक्शंस हैं आर एक्सटेंसिव इन नेचर, आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो भी हमारी जो इंटरनल आगे पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये स्टेट फंक्शंस की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सारी एक्सटेंसिव है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक केमिस्ट्री का टर्म याद आ रहा है, केमिस्ट्री में याद आ रहा है, ये ऑल स्टेट फंक्शन अभी बातें करेंगे, ठीक है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, बट एक अलग से लिख लो। एक केमिस्ट्री का आ रहा है, ई नॉट, एक सेल आपने पढ़ा होगा, ई नॉट, है ना? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, मैं क्या कह रहा था, ई नॉट, एक्चुअली ई नॉट को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। बस एक जस्ट याद आ गया। कल को कोई पूछ ले, रिडक्शन पोटेंशियल आपके कोर्स में है ना, इसको याद रख लेना। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको याद रख लेना, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको याद रख लेना, इसको एक अलग से। खैर फिजिक्स में तो नहीं आएगा, बट स्टिल, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में अभी जितने भी हम, ये लाइन लिख लो, फिजिक्स में हम जितने भी स्टेट फंक्शंस पढ़ने वाले, ऑल स्टेट फंक्शन जो हमारे हम फिजिक्स में पढ़ने वाले, वो सारे क्या एक्सटेंसिव है। तो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। इसको वैसे ही याद कर लो। ऑलराइट, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? मैंने बताया, एंथैल्पी जो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ऑब्वियसली। मास भी एक्सटेंसिव है, राइट? मास भी एक्सटेंसिव है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर दोगे, मास कम हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम भी आपका एक्सटेंसिव है। ये सब एक्सटेंसिव है। तो आपका इंटेंसिव क्या हो गया? टेम्परेचर। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब कौन सा इसमें से एक्सटेंसिव है, राइट? एक्सटेंसिव कौन सा है? ऑलराइट, एक्सटेंसिव क्या टेम्परेचर एक्सटेंसिव है? नहीं, टेम्परेचर तो इंटेंसिव होता है, राइट? भाई एक ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर दो, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ऐसे ऐसे कट कर दिया सिंपली, मतलब कोई जहाँ पे हैमरिंग नहीं करी, सिंपली कट कर दिया गया। अगर ये दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, ब्रेक का मतलब समझते हो? बहुत लोगों को ये चीज क्लियर नहीं होती। बहुत लोगों को लगता है कि सर हम इसको मारेंगे कस के तो गर्म हो जाएगा। ना, सिंपली बस इमेजिनरी कट कर दिया गया। इसको इमेजिनरी कट कर दो, किसी ऑब्जेक्ट को इमेजिनरी ऐसे कट कर दो, टेम्परेचर कहाँ चेंज होगा? क्लियर है? प्रेशर बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। प्रेशर लोग को लगता है प्रेशर तो चेंज हो जाएगा। मान लो एक कंटेनर है, उसमें ऐसे गैस रखी हुई है, आपने क्या किया, कंटेनर का ऐसे वॉल्यूम कट कर दिया, तो कहते हैं सर प्रेशर डबल हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सर, प्रेशर चेंज हो जाएगा। क्यों? वॉल्यूम हाफ हो गया। तो प्रेशर क्या हो गया सर? डबल हो गया। जनाब नहीं, अरे इसमें देखो वॉल्यूम हाफ हुआ है, बट आधी गैस भी तो कम हो गई, खत्म हो गई। व्हाट डू यू थिंक? वॉल्यूम कम हुआ, बट आधी गैस भी तो कम हो गई, तो प्रेशर वही रहता है, प्रेशर वही रहेगा। वो जो आप सोच रहे हो वो ये होता है कि अगर आपने इस वॉल को कंप्रेस कर दिया, आपने इस कंटेनर को ही कंप्रेस कर दिया, श्रिंक कर दिया, इसको मैंने श्रिंक कर दिया,
सेम गैस रही, अब सेम गैस को कम वॉल्यूम मिल रहा है, तब प्रेशर बढ़ेगा। इसमें तो आपने कंटेनर ही कट कर दिया, तो आधी गैस भी तो खत्म हो गई। वॉल्यूम कम हुआ, बट आधी गैस भी तो कम हो गई, है कि नहीं? थोड़ा सा इक्वेशन से बताते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम वी बाय 2 हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो n बाय 2 हो गया, क्योंकि गैस भी तो आधी हो गई। तो इक्वेशन तो वही बनी। तो इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर जो होता है वो भी क्या होता है आपका, इंटेंसिव होता है। मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें, जैसे आप पढ़ोगे मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ लेट्स से मोनोटॉमिक गैस, ठीक है। वो क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोटॉमिक गैस एट कांस्टेंट, कई कुछ भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे देखा जाए, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर इंटेंसिव कैसे? सर हर प्रोसेस में तो चेंज हो रही है। सर मोलर हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा है कांस्टेंट प्रेशर पे अलग होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग होती है, तो इंटेंसिव कैसे? डेफिनेशन पे जाओ। कोई चीज इंटेंसिव या एक्सटेंसिव है, वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा। कोई चीज एक्सटेंसिव है इंटेंसिव, वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को हाफ कर दो तो क्या है। एक हाइड्रोजन की बात करें, लेट्स से हाइड्रोजन या फिर आर्गन की बात करें, आपने आर्गन इतनी ली है या इतनी ज्यादा आर्गन ली है, दोनों आर्गन की मोलर हीट कैपेसिटी सेम ही है, दोनों का सीवी सेम ही है। अगर आर्गन है तो सीवी सेम है, आर्गन कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, पड़ते हैं ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है, सीवी क्या होता है, एफ बाई 2 आर होता है, अगर पढ़ा है तो, ठीक है। आर्गन का सीवी सेम रहेगा, इट विल नॉट डिपेंड ऑन कितना आर्गन लिया है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, डेफिनेटली कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी डिफरेंट हो जाएगी, बट प्रोसेस चेंज करने से मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज आ रहा है। डेफिनेशन ये थोड़ी है, डेफिनेशन क्या है, आपको साइज और शेप देखना है। अगर साइज और शेप का मतलब समझते हो, अगर आर्गन बहुत ज्यादा साइज लीजिए, आर्गन का साइज बहुत ज्यादा हो गया, सीवी वही रहेगा, उसका सीपी वही रहेगा, तो ये भी इंटेंसिव है, तो उसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जल्दी से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? पहले तो क्वेश्चन ये आता है कितने लॉस हैं थर्मोडायनेमिक्स के, पहले कितने लॉस है थर्मोडायनेमिक्स के? सर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ सर। नहीं दोस्त, 4 लॉस होते हैं। देयर आर 4 लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 4 लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सर जीरो से क्यों स्टार्ट किया? अरे एक्चुअली फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बन चुके थे, फिर जब फोर्थ लॉ बना, वो पता चला वो बहुत फंडामेंटल लॉ था। जो फोर्थ लॉ पता चला वो बहुत ही फंडामेंटल लॉ था, तो उन्होंने कहा भाई ये तो फंडामेंटल लॉ है, तो इसको उठा के जीरोथ में डाल दिया, तो उसको हमने जीरोथ लॉ बोल दिया, इसलिए उसको जीरोथ लॉ बोल दिया। टोटल 4 लॉस है, टोटल 4 लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्लियर है। हमारे फिजिक्स में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ है, आप जीरोथ लॉ पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, और थर्ड लॉ केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। ऑलराइट, जल्दी से फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। वो चीज सुनी है कि नहीं सुनी आपने, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो फर्स्ट लॉ से आता है। कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ये आपने पढ़ा होगा, राइट? ये उसी से आता है, इसी से डिराइव होता है। माइंड में रखना ये चीज कि जो एनर्जी कंजर्वेशन वाली चीज है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट लॉ से आती है, ठीक है। अब मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को क्या डिफाइन किया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सुनते चले जाना। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। देखो एक क्या इसका मैथमेटिकली क्या रूल है। देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट को आपने हीट प्रोवाइड करी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेट्स से गैस ले लेते हैं, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये गैस है, ये पिस्टन है, ठीक है, गैस एक पिस्टन है। मैंने क्या किया, इसको हीट दिया। आपने इसको, अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप सिंपली बलून मान लो अपने मन में, आप एक गुब्बारा मान लो, बलून मान लो, बलून में गैस है, आपने क्या किया, बलून में ऐसे हीट दी, ऐसे मान लो। तो
थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है, आप जितनी भी हीट देते हो किसी भी सब्सटेंस को, जितनी भी हीट दे दो किसी भी सब्सटेंस को, वो थोड़ी सी एनर्जी, जो हीट एनर्जी आपने दी है, हीट एनर्जी आपने दी है, वो थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर एज अ इंटरनल एनर्जी स्टोर करके रखता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है ये बात करेंगे। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप देते हो, वो हीट एनर्जी थोड़ी सी, वो जो एनर्जी, जैसे आपने 100 जूल दी, लेट से 100 जूल में से वो कुछ एनर्जी लेगा अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी अभी बात करते हैं। कुछ एनर्जी लेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और कुछ एनर्जी लेगा वर्क डन करने में। कुछ एनर्जी लेगा वर्क डन करने में। वर्क डन का मतलब होता है एक्सपैंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, वो होता है वर्क डन करना। जैसे आप गुब्बारे को गर्म करोगे, कुछ वर्क डन करेगी, जो एनर्जी आपने दी है, कोई आपने हीट एनर्जी दी है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी पहला, थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या घटाने में जो भी, और थोड़ा सा वर्क डन करने में। सर ऐसा नहीं हो सकता कि वर्क डन 0 हो जाए, हो सकता है, वो सब हो सकता है। मतलब वो दो कुछ हिस्सा एनर्जी का आपका इंटरनल एनर्जी में जाएगा, और कुछ हिस्सा हीट एनर्जी का वर्क डन में जाएगा। कभी कभार ये भी हो सकता है कि पूरा पूरा हिस्सा इंटरनल एनर्जी में चला जाए, ये भी हो सकता है पूरा पूरा हिस्सा वर्क डन में चला जाए, ये भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो, आपने चीज नोटिस करी होगी, जब अभी आप इसको गर्म करते हो तो आपने देखा होगा गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है, राइट? इट विल एक्सपैंड, राइट? इट विल एक्सपैंड। तो गैस का एक्सपैंड या कॉन्टैक्ट करना, इसी को बोलते हैं वर्क डन। गैस जब भी किसी के अगेंस्ट, जब कभी भी कोई भी गैस है, वो किसी भी वॉल के अगेंस्ट एक्सपैंड या कॉन्टैक्ट करती है। जैसे इसने बलून को एक्सपैंड करवा दिया, तो इसने वर्क डन कर दिया, क्लियर है? इसने वर्क डन कर दिया। अब बात कर लेते हैं, तो कुछ एनर्जी उसको वर्क डन करने में लगी, और कुछ एनर्जी उसको इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लगी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ, इट इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल एनर्जीज। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल। इंटरनल एनर्जी बहुत नाम से समझ में आ रहा है। इंटरनल एनर्जी, जैसे मेरी इंटरनल एनर्जी मतलब मेरे अंदर की सारी एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जीज, सम ऑफ ऑल एनर्जी, सारी एनर्जी का सम होता है इंटरनल एनर्जी। किसी बॉडी के अंदर की सारी, जैसे मेरी सारी एनर्जी का सम क्या है? इंटरनल एनर्जी। नाम से क्लियर हो रहा है। अच्छा, इन सारे एनर्जीज को देखो, मान लो कि मेरे अंदर 10 तरीके की एनर्जी है। इन सारे एनर्जीज को ना आप 2 एनर्जी में कैटेगराइज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? मैथमेटिकली बोले तो इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट एक्चुअली में इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ ऑल एनर्जीज। एक्चुअली सारी एनर्जी ना, कोई एनर्जी काइनेटिक का फॉर्म होती है, कोई एनर्जी पोटेंशियल का फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के मन में आ रहा है, सर वाइब्रेशनल एनर्जी, आप कह रहे हो सर वाइब्रेशनल एनर्जी भी तो होती है किसी बॉडी के अंदर, वाइब्रेशन एनर्जी भी होती है। हाँ, तो वाइब्रेशन एनर्जी भी काइनेटिक के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। मैथमेटिकली इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बट एक्चुअली इट इज सम ऑफ ऑल एनर्जीज। अब वो ऑल एनर्जीज किसी ना किसी तरीके से या तो वो काइनेटिक होती है या तो पोटेंशियल होती है। काइनेटिक के भी अपने अपने फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, पोटेंशियल के अपने अपने फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, उसमें नहीं जाना। तो ब्रॉड कैटेगरी क्या होती है? काइनेटिक और पोटेंशियल। इसके अपने सब पार्ट्स होते हैं, तो मैथमेटिकली क्या है आपका? इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, सारी एनर्जीज जो है वो आप इन दो में कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया, इट इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है मेरी बात? यस सर, क्लियर है मेरी बात। तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी आप दे रहे हो, कुछ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और कुछ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वर्क डन करने में। वर्क डन मतलब एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट करने में। क्लियर है दोस्त? अब बात कर लेते हैं जल्दी से साइन कन्वेंशन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। फिजिक्स और केमिस्ट्री में उल्टे चलते हैं। मेरी सलाह यह है, फिजिक्स से कन्वेंशन मानिए। फिजिक्स के साइन कन्वेंशन मान के आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। यही साइन कन्वेंशन मान के अगर आप यही साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री में भी लगाओगे, आंसर सही आएगा। हॉचपॉच हो जाता है, लोग 2 साइन कन्वेंशन याद करते हैं। आप फिजिक्स का ही साइन कन्वेंशन याद करिए, उसको केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो, आंसर में गलती नहीं होगी। क्लियर है? उसमें साइन कन्वेंशन उल्टे हैं, बट आंसर सेम आता है। देखो साइन कन्वेंशन क्या है।
साइन कन्वेंशन क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम, सुनते चले जाना, अगर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीज कर रहा है, मान लो ये बलून है, ये बलून है, ठीक है, बलून है, बलून के अंदर गैस है, बलून के अंदर गैस है, और मैंने इस गैस को सिस्टम माना, इस गैस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस गैस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस गैस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, गैस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो गैस एक सिस्टम नहीं मेरी। क्या इस बलून को मान लो, चलो बलून, इस पूरे बलून और गैस को मैं सिस्टम माना, इस बलून और गैस को मैं सिस्टम माना है। तो जब ये गैस या बलून एक्सपैंड करेगा, जब भी ये गैस या बलून एक्सपैंड करेगा, मतलब जब मेरा सिस्टम एक्सपैंड करता है, जब मेरा सिस्टम एक्सपैंड करता है, तो मेरा वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जो वर्क डन होता है, जो इक्वेशन लिखा हूं ना, इक्वेशन लिखा हूं मैं, ये चीज, ये जो लिखा हुआ है, ये डेल्टा क्यू क्या होता है, ये डेल्टा क्यू क्या होता है, व्हाट इज दिस डेल्टा क्यू? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट इन, इसको लिख लो जरा, प्लीज लिख लो। डेल्टा क्यू क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और डेल्टा डब्ल्यू होता है वर्क डन बाय सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम कब पॉजिटिव होता है? जब हमारा सिस्टम एक्सपैंड करता है, जब हमारा सिस्टम एक्सपैंड करता है। अब एक चीज नोटिस करना, अभी अभी वर्क डन बाय द सिस्टम, प्लीज 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 सुनना मेरी बात। वर्क डन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, वर्क डन बाय द सिस्टम। असल अंतर क्या होता है ऑन और बाय में, समझाऊंगा। अभी 2 मिनट के इसको इग्नोर मारो, 2 मिनट के इसको इग्नोर मारो प्लीज, 2 मिनट के इसको इग्नोर मारना, ठीक है। अभी सुनना, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब कितना वर्क सिस्टम कर रहा है। वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय आयुष मतलब आयुष कितना वर्क कर रहा है। तो अगर अगर आयुष एक्सपैंड करेगा, अगर आयुष एक्सपैंड करेगा, आयुष का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आयुष पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव व्हेन सिस्टम इज एक्सपैंडिंग, व्हेन सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव, कांस्टेंट रहेगा तो जीरो, कांस्टेंट रहेगा तो जीरो। ये हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम एक्सपैंड करे। सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, सिंपल याद रखो, सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव वर्क डन। और ये होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय द सिस्टम। सर अंतर क्या होता है बताओ तो, अंतर क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब सिस्टम पर कितना वर्क कर रहे हैं, अंतर है भाई। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब ये होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है वर्क डन बाय सराउंडिंग। इसका मतलब ये होता है एक्चुअली, इसका मतलब ये होता है वर्क डन बाय सराउंडिंग। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है वर्क डन बाय सराउंडिंग। देखो मतलब सिस्टम पर मैं कितना वर्क कर रहा हूं, पहले क्या था, सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम। अब सेकंड केस क्या लिखा है, हम सिस्टम पर कितना वर्क कर रहे हैं। सिस्टम के ऊपर कौन वर्क कर रहा होगा? सराउंडिंग। दो ही तो चीज है, एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है, एक सिस्टम एक सराउंडिंग है। तो सिस्टम पर कौन वर्क कर रहा होगा? सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग नेगेटिव होता है। सर ऐसे कैसे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो मान लो मैंने ये मान लो मेरा यूनिवर्स है, ऐसा मेरा इतना सा यूनिवर्स है। आप एक चीज नोटिस करो, ये सिस्टम है मेरा, ये सिस्टम है। सिस्टम अगर एक्सपैंड होगा, अगर सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, डोंट यू थिंक सराउंडिंग के लिए वॉल्यूम कम हो रहा है? सराउंडिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है, सराउंडिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है, डोंट यू थिंक सो? सराउंडिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है, सराउंडिंग जो है हमारी, सराउंडिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है, सिस्टम और एक्सपैंड कर गया, सराउंडिंग का वॉल्यूम और कम हो गया, सराउंडिंग वॉल्यूम और कम हो गया, तो वर्क डन बाय सराउंडिंग नेगेटिव, वर्क डन बाय सराउंडिंग नेगेटिव। क्यों? वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, देखो अब सिस्टम वॉल्यूम, अगर सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सराउंडिंग का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा। तो सराउंडिंग वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बोलते हैं वर्क डन बाय सराउंडिंग इज नेगेटिव। और वर्क डन बाय सराउंडिंग का मतलब ही होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली यू कैन यूज दिस, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो,
वर्क डन बाय द सिस्टम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम किससे वर्क करता होगा, सराउंडिंग पे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, आप ये भी लिख सकते हो, बट बेटर है हमेशा बाय में खेलो, हमेशा बाय में कन्वर्ट करो, वर्क डन बाय द सिस्टम, हमेशा वर्क डन बाय द सराउंडिंग, हमेशा बाय में कन्वर्ट करो उसको, वो इजी रहेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम एक्सपैंड करेगा, सिस्टम वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वर्क डन बाय द सराउंडिंग कब पॉजिटिव होगा, जब सराउंडिंग एक्सपैंड करेगी, सराउंडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्लियर है? if delta q delta w represents the heat supplied to the system and the work done on the system, ठीक है, ये work done on the system, सुनना मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, work done on the system, this is work done on the system, प्लीज ध्यान रखिएगा, heat supplied to the system, delta q delta w, heat supplied to the system दे रखा है, ठीक है, एंड डेल्टा w जो है वो है वर्क डन ऑन द सिस्टम, बहुत लोग इसका आंसर ये मारेंगे, डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा w। बाबू डेल्टा W क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम अगर लेट्स से 10 जूल होता है, तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग माइनस 10 जूल होती है, माइनस 10 जूल होती है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर लेट्स से डेल्टा W होता है, तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग माइनस डेल्टा W होता है। तो अब नोटिस करो, या वाइस वर्सा, अगर वर्क डन बाय द सराउंडिंग W होगा, डेल्टा W होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस डेल्टा W होगा। रिवर्स साइन चलता है, रिवर्स साइन चलता है, क्योंकि एक जितना एक्सपैंड करेगा दूसरा, क्योंकि भाई सिस्टम जितना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम जितना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, सराउंडिंग उतना ही वॉल्यूम कम मिल रहा है। तो तुम देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम का क्या मतलब है, मैं क्या बोला, हमेशा बाय में कन्वर्ट करो, हमेशा बाय में खेलो। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कौन वर्क करता है, सराउंडिंग करती है। तो बेसिकली ये दे रखा है आपको वर्क डन बाय सराउंडिंग। अगर वर्क डन बाय सराउंडिंग डेल्टा W है, अगर वर्क डन बाय सराउंडिंग डेल्टा W है, तो वर्क डन बाय सिस्टम माइनस डेल्टा W होगा, माइनस डेल्टा W होगा। तो हमारी जो इक्वेशन है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इसमें आता है वर्क डन बाय द सिस्टम आता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस डेल्टा W निकला, इसका आंसर हो जाएगा ये, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल, ठीक है। ये जल्दी से बात कर लेते हैं, हीट का साइन कन्वेंशन जान लेते हैं, हीट का साइन कन्वेंशन जान लेते हैं। जब भी सिस्टम को हीट दी जाती है, जब भी सिस्टम को हम हीट देते हैं, तब हीट होता है पॉजिटिव, और जब हम सिस्टम से हीट ले लेते हैं, जब हम सिस्टम से हीट खींच लेते हैं, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो जाती है, सिस्टम से हीट रिलीज हो जाती है, तब हीट को लिखते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द गैसियस सिस्टम, तो हीट कितना है 110 जूल, हुज इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा, ठीक है, आपका 40 जूल दे रखा है। अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन का मतलब होता है, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, वर्क डन, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन मतलब वर्क डन बाय गैस, ठीक है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, ठीक है, वर्क डन बाय गैस, क्लियर है, वर्क डन बाय गैस, ठीक है। अब देखिए इसमें इतना पुराना क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वर्क डन, अब ये मान के चलो अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऐसे लिखो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस, ये लिखो, ठीक है, डोंट इग्नोर दैट क्वेश्चन। अब वो साइन कन्वेंशन जो भी बहुत पुराना है, ठीक है, वर्क डन बाय द गैस पूछे, वर्क डन बाय द गैस पूछे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वर्क डन बाय द गैस। तो 110 प्लस मारोगे इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, वर्क डन बाय द गैस, तो 110 इज इक्वल टू 110 इज इक्वल टू डेल्टा U दैट इज 40 प्लस डेल्टा W, ठीक है, हुज चेंज इन इंटरनल एनर्जी होना चाहिए था। पुराना क्वेश्चन है दोस्त, तो डोंट वरी अबाउट इट, 70 जूल आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय द गैस।
70 जूल हो जाएगा वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। डेल्टा यू क्या है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू है वर्क डन बाय द सिस्टम, बहुत बढ़िया है। तो डेल्टा यू क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब सुनना मेरी बात, अब ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अब भाई जो भी पढ़ा था, जो 4 लॉस पढ़े थे, अगर आप देखो ये चीज लेके आनी है, ये चीज लेके आनी है। आपको चीज लग नहीं रही? अगर मैं डेल्टा क्यू को जीरो कर दूं, डेल्टा क्यू को जीरो कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन ये बनेगा। डेल्टा क्यू को जीरो करने पे मेरा एक्सप्रेशन ये बनेगा। डेल्टा क्यू जीरो मतलब देयर इज नो चेंज इन हीट। डेल्टा क्यू का मतलब जीरो मतलब देयर इज नो चेंज इन हीट। नो चेंज इन हीट का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। ए आया, ए आया, इसका आंसर ए आएगा, इसका आंसर ए आएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब जल्दी से बात करते हैं स्टेट फंक्शन की और पाथ फंक्शन की। जल्दी से बात करते हैं स्टेट फंक्शन की और पाथ फंक्शन की। क्लियर है? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात करते हैं। चलिए, व्हाट इज पाथ फंक्शन, व्हाट इज स्टेट फंक्शन? ऐसा फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन मतलब ये होता है, जैसे आप बोलते हो वर्क, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज मतलब फंक्शन मतलब क्वांटिटीज, ऐसा समझो। ऐसी क्वांटिटीज, पाथ फंक्शन मतलब, पाथ फंक्शन मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो पाथ पे डिपेंड करे, वो हो गया पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शंस क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करे। काइंड ऑफ वो हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जैसा हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसा सीन हो गया। जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, जो स्टेट पे डिपेंड करे, स्टेट मतलब जो फाइनल स्टेट और इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड करे, वो क्या होता है? स्टेट फंक्शन। वो क्या होता है? स्टेट फंक्शन। क्लियर है? समझाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर सर एग्जांपल दे दो स्टेट फंक्शन का, अब एग्जांपल लेंगे, अब एग्जांपल देंगे। जैसे अगर आप 1 से 2 गए, अगर आप 1 से 2 गए, अगर आप पाथ ए लेते हो या पाथ बी लेते हो, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी जैसे हीट, हीट इज अ पाथ फंक्शन, हीट इज अ पाथ फंक्शन, तो दोनों प्रोसेस में हीट डिफरेंट है। दोनों पाथ ए और पाथ बी में दोनों प्रोसेस में हीट डिफरेंट होगी, क्योंकि हीट पाथ फंक्शन है। हीट पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन हीट पे डिपेंड करता है। आई एम सॉरी, हीट एक पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है। वेयरएज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या है? स्टेट फंक्शन है। याद करना पड़ेगा, प्लीज याद करिए, प्लीज याद करिए। वो 1 से 2 जा रहे हो, पाथ ए से जाओ या पाथ बी से जाओ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस, ऐसे क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पे ही डिपेंड करें। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो मेरी बात लिखना बहुत गौर से सुनना। अभी फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ की बात कर लेता हूं। हीट और वर्क, ये याद करना है, ये पाथ फंक्शन है, ठीक है, ये पाथ फंक्शन है, ठीक है, पाथ फंक्शन है। और आपका क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन है। प्लीज इसको याद रखिए, प्लीज इसको याद रखिए। और एक बहुत कंफ्यूजन होता है, सर वर्क डन तो यार वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो तो फाइनल इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है वर्क डन। बाबू ये थर्मोडायनेमिक वर्क है, वो फिजिक्स वाला दूसरा और मैकेनिक्स वाला वर्क नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स वाला वर्क है। थर्मोडायनेमिक्स वाली वर्क की बात हो रही है, तो पाथ फंक्शन हो रहा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वो वाला, हाँ वो वाला का आप बोल सकते हो स्टेट है, स्टेट फंक्शन है। अब वो जो आप सोच रहे हो कि भैया सर फोर्स तो होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो मैकेनिक्स वाला है, वो मैकेनिक्स वाला है। ये थर्मोडायनेमिक वर्क है, ये थर्मोडायनेमिक वर्क है। थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है वो पाथ फंक्शन होता है। इसको याद करो, इसको याद करो। ओके, द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर पाथ, कोई देखो सर्कुलर पाथ, जैसे कोई सर्कुलर पाथ ले लो, ऐसा आपने कोई ऐसा कोई प्रोसेस लिया है, ये एक ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें लेट से आप जहां से चले वहीं पे घूम के वापस आ गए, ऐसा कोई प्रोसेस है। ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है,
क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा सर ये साइक्लिक प्रोसेस है, बताओ ये साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं है? यस सर बिल्कुल है। क्लोज पाथ बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, एक इंपॉर्टेंट रूल, एक इंपॉर्टेंट रूल, क्लोज पाथ होने के साथ साथ सेंस भी सेम होना चाहिए, सेम सेंस होना चाहिए। देखो उल्टा, यहां पे सेंस उल्टा है इसका, या तो पूरा क्लॉकवाइज हो या तो पूरा एंटी क्लॉकवाइज हो। इमेजिन करके देखो, आप ऐसे करके देखो, आप यहां से चलो, अब यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, अब वापस आपको इधर आना है ना, तो एरो ये होना चाहिए था, सॉरी, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ठीक है, यहां से यहां गए, फिर आपको वापस इधर से इधर आना है, आपको वापस इधर आना है, तो एरो शुड बी लाइक दिस। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। पूरा या तो क्लॉकवाइज हो, पूरा या तो एंटी क्लॉकवाइज हो, वो होता है आपका एक साइक्लिक प्रोसेस। क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है? क्या साइक्लिक प्रोसेस है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। ये आप यहां से यहां गए, फिर आपने सेंस ही उल्टा कर दिया, आपने सेंस ही उल्टा कर दिया। आप या तो पूरा क्लॉकवाइज चलिए या तो पूरा एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तब होता है। क्लोज लूप बनना चाहिए और सेंस भी सेम होना चाहिए, तो इसका सेंस सेम बन रहा है। सिंपल तरीका, सिंपल तरीका, आप यहां से स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो, यहां जाओ, यहां जाओ, एरो को फॉलो करते रहो, एरो को फॉलो करो, 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 वापस पहुंच गए तो साइक्लिक पाथ है, नहीं पहुंच पाए तो साइक्लिक पाथ नहीं है। क्लियर है? और साइक्लिक पाथ में स्टेट फंक्शन हमेशा जीरो होते हैं, साइक्लिक पाथ में स्टेट फंक्शन हमेशा जीरो होते हैं। क्यों? इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, ठीक है। जैसे एक सर्कल में डिस्प्लेसमेंट सेम होता है कि नहीं होता, सॉरी जीरो होता है कि नहीं होता, एक सर्कल में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली सर होता है। क्यों होता है? इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है। ऑलराइट, आज हम यहीं तक करेंगे यार, वन शॉट में, बहुत लेट हो गया मेरा। सुबह ना, कल मेरा एक प्रैक्टिकल है दोस्त, आईआईटी में मेरा अपना प्रैक्टिकल है, सुबह 9 बजे है, तो यार इसके लिए मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी बिन 5 में बिल्कुल नींद नहीं आ पाएगी, तो नेक्स्ट वाला कल डालता हूँ, मैं नेक्स्ट वाला कल डालता हूँ, या तो मैं नेक्स्ट वाला कल डालूंगा या अकेडमी भी ले लूंगा, जैसा भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसमें डालूंगा। क्लियर है? चलिए इसे कर लेते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। A system goes from A to B via process 1 and 2 as shown in figure. Delta U1, delta U2 are changes in internal energies process 1 and 2. Then, सर ये प्रोसेस साइक्लिक है कि या पूरा A से B से क्या साइक्लिक प्रोसेस है? दिस इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस, सेंस सेम ही नहीं है, सेंस सेम ही नहीं है। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। इसने पूछा है डेल्टा यू का रिलेशन पूछा है, बहुत सिंपल है यार। A से B जाने पे डेल्टा यू का रिलेशन पूछा है, वेरी वेरी सिंपल। अरे आप जा तो A से B ही रहे हो, आप पाथ 1 से जाओ या पाथ 2 से जाओ, योर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, योर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। तो डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2, क्योंकि डेल्टा U आपका एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा U1 डेल्टा U2 इंटरनल एनर्जी आपका एक स्टेट फंक्शन है, जो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिपेंड करता है। आप A से B गए पाथ 1, फिर आप एक बार A से B गए पाथ 1, फिर एक बार A से B गए पाथ 2, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, चेंज इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि वो एक स्टेट फंक्शन है। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इससे दिमाग खुलेगा। व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम A to B, व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम A to B, it is supplied with a 400 joule of heat, it is supplied with 400 joule of heat, मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम को हीट मिल रही है, प्लस 400 जूल, प्लस 400 जूल, एंड इट डज 100 जूल ऑफ वर्क। सिस्टम ने 100 जूल का वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 जूल। फॉर ट्रांजिशन व्हाट इज द सिस्टम चेंज इन इंटरनल एनर्जी? डेल्टा क्यू दे रखा है, वर्क डन बाय द सिस्टम दे रखा है। देखो पहला इक्वेशन यूज करी गई है, डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? डेल्टा यू होता है। क्लियर है? वही चीज यूज करिए, वही चीज यूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द सिस्टम मूव्स फ्रॉम बी टू ए, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? ये याद कर लो, अगर आप ए से बी जाते हो और इंटरनल एनर्जी का चेंज है 100 जूल, तो बी से ए आने में इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -100 जूल। ऑब्वियस सी चीज है यार, ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि सम देखो
उल्टा जाने पे इंटरनल एनर्जी -100 जूल होगी। क्यों सर, क्यों सर, तुम देखो ना यार, तभी तो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होगा। अगर आप देखो साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है, राइट, साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है, साइक्लिक प्रोसेस में टोटल चेंज जीरो होना चाहिए ना, तभी तो माइनस हो रहा है। क्लियर हो रही मेरी बात? साइक्लिक प्रोसेस में ए से बी, बी से ए जाने में जीरो होना चाहिए, तो जीरो तभी होगा ना जब ए से बी 100 हो और बी से ए -100 हो। तो क्लियर हो गया। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज फ्रॉम बी टू ए क्या हो जाएगा, -300 जूल, -300 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी अलोंग अ डिफरेंट पाथ, सुनना मेरी बात, अब आप क्या कर रहे हो, ए से बी जा रहे हो अलोंग अ डिफरेंट पाथ, जा ए से बी रहे हो, जा आप ए से बी ही रहे हो, जा आप ए से बी ही रहे हो, ठीक है, ऐसे जा रहे थे अब ऐसे चले गए, जा आप ए से बी ही रहे हो, लेकिन वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है, 400 जूल ऑन द सिस्टम। वर्क डन क्या है, 400 जूल ऑन द सिस्टम। मतलब वर्क डन बाय द, मतलब ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वर्क डन बाय द सराउंडिंग दे रखा है, ये वर्क डन बाय सराउंडिंग दे रखा है आपको 400 जूल। तो वर्क डन बाय सिस्टम कितना होगा, -400 जूल। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, -400 जूल। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू में डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब डेल्टा क्यू पूछा है आपसे, पता नहीं डेल्टा क्यू, पता नहीं डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू विल बी सेम, क्योंकि भाई ए से बी ही तो जा रहे हो, जा तो ए से बी रहे हो, तो आपका वर्क ए से बी जाने पे, ए से बी जाने पे 300 जूल का इंटरनल एनर्जी चेंज है। माइनस करेंगे 400 जूल, माइनस करेंगे 400 जूल, क्यों, क्योंकि आपका वर्क डन बाय द सिस्टम -400 जूल है, लेकिन चेंज इंटरनल एनर्जी सेम है अभी भी, क्योंकि आप जा ए से बी ही रहे हो। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो डेल्टा आपका क्यू आ जाएगा -100, -100 indicates that energy is coming out of the system, energy is coming out of the system. I hope the point is clear, I hope the point is clear, ठीक है। एक्चुअली डोंट थिंक कि यार मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, मैं ऑलरेडी पूरा आपके लिए इंगेज रहता हूँ, मैं वन शॉट्स बोल लेता हूँ, मैं 1.5 घंटा भी रात के 12 बजे पढ़ाया था, उसके बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए हो जाता है। इसलिए मैं अनअकैडमी में भी बहुत सारे वन शॉट्स लेता हूँ, तो उस पर भी आया करो, उस पर भी आया करो, आते ही हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे ये नेक्स्ट टॉपिक खत्म करेंगे, नेक्स्ट वन शॉट इसको खत्म करेंगे। अभी इतना देख के आओ, अभी इतना पढ़ के आओ, ये बहुत ही बेसिक्स फंडामेंटल है, इनको देख के आई, वरना आपसे क्वेश्चंस होंगे नहीं। इन पे 1-2 में क्वेश्चंस भी लूंगा, फिर आगे करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वर्क को डिटेल में, ठीक है, जल्दी से डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।